जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस डेली करंट अफेयर सीरीज में हम देखने वाले हैं 11 सितंबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू कर देते हैं इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट लॉन्चेस 5 स्टार विलेज स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लीजिए। अभी हमारा जो इंडिया पोस्ट है यानी हमारा जो डाक विभाग है, इसने ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाक योजनाएं हैं उनकी कवरेज देने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए एक 5 स्टार विलेज नामक एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद केवल यही है कि जो डाक विभाग की योजनाएं हैं वो ग्रामीण एरिया तक पहुंचें और वो अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंच जाएं, उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक भी उठा ले। यही इसका पूरा मोटिव है, यही इसका पूरा लक्ष्य है। तो इसमें क्या है कि सभी जितनी भी योजनाएं हैं उनका आंतरिक गांवों में विशेष रूप से जागरूकता उनके लिए हो। जितने भी डाक विभाग के और भी जो उत्पाद और सेवाएं हैं उनके बारे में वहां के लोग जानें और उनका प्रयोग करें, यही इसका पूरा मकसद रहने वाला है। देखिए, इस योजनाओं को या फिर इन उत्पादों को जितने भी गांव होंगे उनको 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार की श्रेणी में बांट दिया जाएगा और उसके बाद फिर वहां पे उनको उपलब्ध कराया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। अगर बात करें कि कैसे बांटा जाएगा 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार में, तो उसके लिए आप एक सीरीज समझ लीजिए। देखिए, ये 5 योजनाएं हैं, ठीक है, जिसमें सेविंग बैंक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, फंडेड पीओएसए अकाउंट है, या फिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। अब होगा क्या कि जो भी ऐसे गांव होंगे जो इन पांचों में से किसी भी 4 योजनाओं के लिए पूरी कवरेज प्राप्त करेंगे, यानी पूरी 4 योजनाओं को इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, तो ऐसे गांवों को हम देंगे 4 स्टार विलेज का दर्जा। ठीक है, ऐसे इसमें जो 3 योजनाओं कर पाएंगे उनको हम देंगे 3 स्टार विलेजेस का दर्जा। तो ऐसे करके हम लोग सारे गांवों को 4 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार में बांट देंगे। जो पांचों योजनाओं कर रहे हैं उनको हम फिर 5 स्टार विलेजेस का दर्जा यहाँ पर दे देंगे। ऐसी यहाँ पे योजना है। तो आपको योजना का नाम ध्यान रखना है कि कौन सी योजना शुरू की है। तो 5 स्टार विलेज स्कीम शुरू की है हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने, यानी हमारा जो इंडिया पोस्ट है उसने शुरू की है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी शुरू किए थे, हालांकि कुछ वर्ष पहले, आपको ये बात मालूम ही होगी। उसके माध्यम से जो भी बैंकिंग सुविधाएं हैं वो भी पोस्ट जो डिपार्टमेंट है, जो इंडिया पोस्ट है, उसने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया अटेंड द 10 ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर मीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें एक नाम आया है ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, देखिए, जो एशिया के देश है ना, और एशिया के देश में भी जो भारत है, चीन है, इन सब के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप और अमेरिका के बाद जो तीसरा इकोनॉमिक सेंटर है पूरे वर्ल्ड का, तो वो ईस्ट एशिया समिट ही है। अब अभी क्या हुआ था, जो ईस्ट एशिया समिट है उसके जो विदेश मंत्री थे वो 10वीं अपनी मीटिंग में मिले थे, वो 10वीं बार मिले थे। और कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के बारे में ही बात करने के लिए वहां पर वो सब इकट्ठा हुए थे कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए सहयोग किया जाए, किस तरीके से एक दूसरे देश जो है वो एक दूसरे की हेल्प करें, और किस तरीके से आगे डेवलपमेंट फेज रहे सभी देशों का ईस्ट एशिया के। तो इन पर बात हुई थी। इसमें हमारे जो स्टेट फॉर एक्सटर्नल रिलेशन मिनिस्टर हैं श्री वी मुरलीधरन जी, उन्होंने इसमें भाग लिया था। जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन जी, उन्होंने इस बैठक में शामिल हुए थे, वो इसमें भारत का पक्ष रखने वाले थे, उन्होंने इसमें रखा। देखिए, इसमें केवल एक ही बात पर चर्चा हुई कि अपना जो कोविड-19 है उससे हम लोग कैसे निकलें, उससे आगे कैसे बढ़ें। ठीक है, इसके अलावा भी जो हमारा एशिया शिखर सम्मेलन है, यानी जो ईस्ट एशिया शिखर है, इसको किस तरीके से मजबूत किया जाए और किस तरीके से यहाँ के देश जो है वो आपस में और भी अधिक कोऑर्डिनेशन करें, ताकि आगे आने वाले बदलते समाज में, बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में ये देश और भी अधिक मजबूत होकर काम कर सकें। इस बारे में भी इस मीटिंग में पूरी चर्चा की गई और यहाँ पर भी पूरा ध्यान दिया गया। कोविड-19 क्योंकि इस समय प्रमुख मुद्दा है, तो वो पूरी मीटिंग में छाया रहा, उसके बारे में सारी चीज़ें होती रहीं कि इससे कैसे निकलना है और इसके रहते कैसे हमको काम करने हैं, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए, इस मीटिंग में हमने एक मनीला एक्शन प्लान की बात और भी की है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। मनीला एक्शन प्लान की भी बात की गई, उसकी भी समीक्षा की गई कि किस तरीके से मनीला एक्शन प्लान को आगे करना है, किस तरीके से उसके लिए काम करना है, इस पर भी पूरी चर्चा की गई है। मनीला एक्शन प्लान का नाम यहाँ पे आया है, तो मैं आपको बता दूं कि 2018 से 2022 के बीच में इसको क्रियान्वयन करना है, मनीला एक्शन प्लान को। इसका उद्देश्य जो है बस यही है कि जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, यानी जो ईस्ट एशिया समिट है, उसने जो नोम पे घोषणा लागू करना है, तो उस घोषणा के बारे में, उस कार्यक्रम के बारे में सारे काम करना, यही इस मनीला एक्शन प्लान का मकसद है। केवल कि नोम पे जो घोषणा है उसको लागू कैसे किया जाए, उसके सारे जो पॉइंट हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, यही इसका पूरा मेन उद्देश्य है
2012 में इसको सभी देशों ने ईस्ट एशिया के अपना लिया था और फिर 2018 से 22 के बीच में इसके बीच में काम होना है इस पर, तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ईस्ट एशिया समिट की बात हुई है तो जरूर पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ पॉइंट। तो ईस्ट एशिया समिट को 2005 में बनाया गया था और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 2005 में कुआलालंपुर में इसको किया गया था, यहाँ पे इसका पहला समिट हुआ था। बात वही है कि यहाँ पर भी बात वही की थी, जो भी ईस्ट एशिया के देश हैं, जो भी पूर्वी एशिया के देश हैं, उन सबके साथ कैसे सहयोग लेके और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में ये बना था। मैंने आपको आंकड़ा बताया कि पूरी जनसंख्या का जो है, ये पूरी विश्व का 50% जनसंख्या का करीब हिस्सा जो है वो ईस्ट एशिया के सदस्य देशों में रहता है। पूरे वर्ल्ड के जो व्यापार है उसका 20% प्रतिनिधित्व जो है वो ईस्ट एशिया समिट करती है, यानी पूरे विश्व में जो 20% जो व्यापार है वो इसके देश जो है वो होल्ड करते हैं। इसीलिए जो है इसको ध्रुव भी माना जाता है, तीसरा ध्रुव माना जाता है, इसको तीसरा सेंटर माना जाता है यूरोप और अमेरिका के बाद विश्व अर्थव्यवस्था का। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक दृष्टि से भी और पॉलिटिकल रूप से भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 4 मुख्य देश इसमें आपको शामिल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, भारत, कोरिया, जापान और चीन, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। इनके नाम ध्यान रखने हैं, बाकी और भी कई देश इसमें शामिल हैं। देखिए भारत के लिए इस समय बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ईस्ट एशिया समिट, क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपनी मुखरता दिखा रहा है, चाइना अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, जो दक्षिण चीन सागर है या फिर जो हिंद महासागर है उसमें जो संतुलन को बिगाड़ रहा है वो, तो ऐसे मौकों पर भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वो ऐसे ग्रुप में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराए और यहाँ के देश जो हैं उनको अपनी तरफ अपने पाले में ले। ऐसा भारत के लिए बहुत जरूरी है आगे आने वाले कुछ समय में। तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ईस्ट एशिया समिट और उसकी इस तरह की बैठकें। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है हुबली रेलवे स्टेशन टू बी रीनेम्ड आफ्टर श्री शिरोधार्य स्वामी जी। इसके बारे में केवल आपको 2 नाम ही ध्यान करने हैं, बस 2 नाम से ही आपका काम चल जाएगा। कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है तो उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी के नाम से श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। इसका नाम आगे बदल दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल दिया गया है, रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। देखिए हुबली की अगर बात करें तो 2015 में भी इसका नाम चेंज किया गया था और हुबली से हुब्बली नाम कर दिया गया था इसका, ठीक है ना। अभी उस हुब्बली की जगह फिर से इसका नाम चेंज कर दिया गया है और अब इसका नाम हो गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। तो यहां से ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। देखिए स्वामी सिद्धारूढ़ा जी की बात करें तो भारतीय हिंदू गुरु थे और काफी फेमस ये दार्शनिक भी रहे हैं। इनका काफी काम भी रहा है, काफी इन्होंने साहित्य भी लिखा है इस चीजों पर, तो काफी फेमस रहे हैं। दक्षिण भारत में भी फेमस रहे हैं, उत्तर भारत में भी कई इन्होंने यात्राएं की हैं, लेकिन दक्षिण भारत में इनका प्रभाव ज्यादा रहा है। तो उन्हीं के नाम पर इसको बदल दिया गया है। आपको यही दोनों नाम याद रखने हैं। हुबली का नाम पहले बदला गया था हुब्बली, और हुब्बली के बाद अब बदल दिया गया है स्वामी सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम कर्नाटक में जो है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट राफेल से जुड़ा हुआ है। देखिए राफेल विमान काफी न्यूज में रहा था। 2019 का तो पूरा चुनाव ही राफेल विमान पर लड़ लिया गया था, हम सभी भारतीयों को पता होना चाहिए ये बात। तो राफेल की अभी सारी जो चीजें हैं वो खत्म हो चुकी हैं और राफेल अब इंडियन जो एयरफोर्स है उसमें शामिल हो चुका है। उसके बारे में एक नई न्यूज है वो आपको ध्यान में दिलवा दूं। देखिए एयरफोर्स को मिल तो गए थे बट यहाँ पर भी उसका ट्रायल वगैरह चलता है और वो पूरे फेज में से गुजरता है। तो अभी वो सारे फेज पूरे हो चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स की विंग्स में स्क्वाड्रन में जो राफेल है वो ज्वाइन हो चुका है, वो आ चुका है, अपने काम करने में आ चुका है। तो राफेल के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 2 चीजें बहुत जरूरी हैं जो आप राफेल के बारे में ध्यान रखिए। एक तो राफेल किस देश से आया है, तो फ्रांस, ठीक है। दूसरा राफेल को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है दसॉल्ट, ठीक है। ये 2 नाम आप ध्यान रखिए। बनाने वाली कंपनी का नाम है दसॉल्ट, ठीक है, और किस देश से आया है, तो फ्रांस देश से आया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कितने राफेल भारत ने लिए थे, तो टोटल मिला के 36 राफेल जो हैं वो भारत ने लिए थे, जिसमें से 6 राफेल जो हैं वो केवल यहां पर प्रैक्टिस का काम यानी जो ट्रेनिंग का काम है वही करेंगे और जो बाकी 30 राफेल हैं वो फाइटर जेट के रूप में काम करेंगे। हालांकि भारत की गुजारिश यही थी कि जो 6 ट्रेनिंग वाले जो राफेल जेट हैं उनको भी इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर अगर आगे जरूरत पड़ती है तो वो 6 भी फाइटर जेट की तरह आगे प्रयोग किए जा सकेंगे। बट अभी के रूप में 6 जो है वो ट्रेनर के रूप में काम करेंगे इंडिया में और 30 जो है वो फाइटर जेट के रूप में काम करेंगे।
राफेल की अगर कुछ विशेषताओं को देखें तो करीब-करीब 70 मिलियन की लागत इस पर आती है, ये आपको ध्यान रखना है। लंबाई की बात करें तो 15.27 मीटर यानी 15.27 मीटर इसकी लंबाई है और 2 पायलट बैठ सकते हैं इसमें, 1 या 2 पायलट दोनों ही इसमें बैठ सकते हैं। जो ट्रेनर वाले राफेल विमान हैं उसमें की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर देखें तो ऊँचे इलाकों में लड़ने में सबसे ज़्यादा माहिर है और भारत को इस समय वही चाहिए, क्योंकि लद्दाख रीजन में और जो पूरा अरुणाचल वाला रीजन है वहाँ पे चीन से हमारी टेंशन चल रही है। तो भारत ने चाहता है कि सभी जो राफेल हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ के पहाड़ी इलाकों में इनको डिप्लॉय किया जाए, इनको वहाँ पे अपॉइंट किया जाए। इसके अलावा अगर देखें तो 60,000 फुट तक की ऊँचाई भर सकता है, यानी ऊँचे इलाकों में बहुत आसानी से लड़ सकता है। 24,500 किलोग्राम का जो वज़न है ये भी अपने साथ लेके जा सकता है। इसकी स्पीड की बात करें तो 2200 से 2500 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, जो बहुत ही बेहतरीन स्पीड रखता है। 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 3700 किलोमीटर एक बार में फ्यूल भरने के बाद ये उड़ान भर सकता है। उसके बाद इसे दोबारा उड़ान भरने की ज़रूरत होगी। तो ये हवा में ही देखिए उड़ान भर सकता है। ये पाइप जो आपको दिख रहा है, ये पाइप हवा में ही ईंधन भरने के लिए है, तो हवा में ही इसको रिफ्यूल कर सकते हैं। ये भी इसकी एक खास बात रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राफेल के बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए जितना भी इसका वजन है ना, तो अपने वजन से 1.5 गुना अधिक जो पेलोड है उसको ले जाने में सक्षम जो है एकमात्र जेट है। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा जेट नहीं है जो अपने वजन से 1.5 गुना पेलोड ले जा सके, तो अपने वजन से भी 1.5 गुना पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये भी इसकी एक खास बात है। अभी जो राफेल का समारोह होने वाला है, क्योंकि राफेल भारत में आया है और भारत की परंपरा रही है कि ऐसा एक कार्यक्रम चलता है, तो भारत में जो राफेल समारोह है उसमें अभी जो फ्रांस की जो रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है फ्लोरेंस पर्ली, वो शामिल होने वाली हैं एज अ मुख्य अतिथि, एज अ चीफ गेस्ट वो शामिल होने वाली हैं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ में रहेंगी। तो ऐसी कुछ बातें आपको राफेल के बारे में ध्यान रखनी है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात आई है एयरफोर्स की, तो बात कर लेते हैं एयरफोर्स के प्रेसिडेंट जो हैं उनको कहते हैं एयर चीफ मार्शल, और वो इस समय हैं RKS भदौरिया जी, वो इस समय एयर चीफ मार्शल हैं। डिफेंस मिनिस्टर को हम सभी जानते हैं भारत के राजनाथ सिंह जी हैं, और फ्रांस की अगर रक्षा मंत्री की बात की जाए तो आपको मालूम है फ्लोरेंस पर्ली उनका नाम है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। राफेल के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि न्यूज़ में बहुत रहता है, इसीलिए मे बी यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसको आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगले कुछ व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान करने हैं। पहले व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रोफेसर CR राव, इनके बारे में ध्यान कर लीजिए। देखिए CR राव की बात करें तो अभी 9 सितंबर 2020 को इनका 100वां जन्मदिन है, और उस 100वें जन्मदिन पर इनको एक ऑनलाइन संगोष्ठी में सम्मानित किया जाना है। तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ में आए हैं, उसी के संबंध में इनको याद रखना है। अगर इनकी बात करें तो डेटा और कंप्यूटिंग में भारत ने जो विकास किया है, डेटा और कंप्यूटिंग में भारत का जो भी विकास पथ रहा है, उसमें इन्होंने पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन अपने दिए हैं, अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं, चाहे वो डेटा माइनिंग में हो, डेटा मैनेजिंग में हो, या फिर कंप्यूटिंग में हो। तो इसीलिए इनको हम याद करते हैं, इसीलिए भारत सरकार इनको सम्मानित कर रहा है। जो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है वो इनको सम्मानित कर रहा है अभी 9 सितंबर 2020 को इनके 100वें जन्मदिन पर। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जो भी भारत में स्टैटिस्टिक्स है, तो उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, ये आपको ध्यान में यहाँ से रखना है। लीजेंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इनको बोलते हैं, द लिविंग लीजेंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये इनको इंडिया में बोला जाता है, प्रोफेसर CR राव को। तो ये यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो परेश रावल जी आपको दिख रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, इनकी मूवीज आपने देखी होंगी, कॉमेडी भी देखी होंगी, और विलन के रूप में इनको देखा होगा। बहुत फेमस एक्टर हैं भारतीय सिनेमा के, बहुत जाने माने एक्टर हैं और बहुत कमाल के एक्टर हैं परेश रावल जी। अभी इनको क्या किया गया है, इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां का, इसीलिए ये न्यूज में आ गए हैं। तो इनका नाम ध्यान कर लीजिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभी जो नए अध्यक्ष हैं वो परेश रावल जी बन गए हैं। किनकी जगह लेंगे, तो इनकी जगह पहले जो थे फॉर्मर जो इनके प्रेसिडेंट थे वो थे अर्जुन देव चरण जी। ठीक है, ये 2018 में बने थे NSD के चीफ, और अभी राजस्थानी कवि के रूप में जाने जाते हैं अर्जुन देव चरण जी। तो उनकी जगह लेने वाले हैं अपने परेश रावल जी, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नए प्रेसिडेंट हैं किसके, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, कौन है वो, परेश रावल जी। देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात आई है तो जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या है ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और क्यों फेमस है। तो देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए दुनिया में जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं
जो थिएटर ट्रेनिंग देते हैं यानी जो रंगमंच का प्रशिक्षण देते हैं, उसमें भारतीय जो संस्थान है ये वाला राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये खासा महत्वपूर्ण है और श्रेष्ठ संस्थानों में से एक में आता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू बहुत अधिक बढ़ जाती है। भारत में बात करें तो भारत में अपनी तरह का अकेला ये संस्थान है जो इस तरह का थिएटर ट्रेनिंग देता है, थिएटर के लिए सिखाता है, बच्चों को एक्टिंग करना सिखाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1959 में 1959 में जो हमारी संगीत नाटक अकेडमी है उसने इस विद्यालय की स्थापना की थी, उसने इस स्कूल को स्थापित किया था और 1975 में फिर इसको जो स्वायत्त संस्था है वो यानी ऑटोनोमस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है उसका दर्जा इसको मिला था और तब से इसका जो पूरा खर्च है वो संस्कृति विभाग जो है यानी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है वो पूरा वहन करता है, इसका पूरा खर्च है। तब से ये जो है 1975 से ऑटोनोमस बॉडी की तरह कार्य कर रहा है, उससे पहले संगीत नाटक अकेडमी के अंडर में ये कार्य करता था। देखिए इस विद्यालय का उद्देश्य मैंने पहले बताया कि नाम से क्लियर है, जो रंगमंच का इतिहास है, जो उसका निर्माण है या फिर जो डिज़ाइन है या फिर जो और भी टेक्सटाइल डिज़ाइन है, लाइटनिंग है या इस तरह के और भी जो पहलू होते हैं रंगमंच के, उन सब के संबंध में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करना, यही इसका मेन मोटिव है और इसी के लिए वर्ष भर ये कार्य करता रहता है। तो इसके बारे में आपको स्ट्रैटेजी पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि न्यूज़ में आया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, इसको आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, कल्पना चावला का फोटो दिख रहा होगा, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इनको जानता है, कल्पना चावला की फोटो को पहचानता है। भारत से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए भारत से अगर पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछा जाएगा तो उनका नाम भी हमें पता है, राकेश शर्मा उनका नाम था, ठीक है। लेकिन अगर देखें भारत से पहली जो महिला अंतरिक्ष में गई हैं तो उनका नाम यही है, कल्पना चावला, ठीक है। हालांकि भारत के किसी मिशन में नहीं गई थी, अमेरिका के नासा के मिशन में गई थी, परंतु पहली भारतीय महिला है ये जो अंतरिक्ष में जाने वाली बनी है, कल्पना चावला, ठीक है। 2003 में कोलंबिया में जो अंतरिक्ष यान था उसमें सवार रहने के दौरान चालक दल के 6 सदस्यों के साथ इनकी मृत्यु हो गई थी, ये मर गई थी, इनकी डेथ हो गई थी और तभी जो है न्यूज़ में आई थी, तभी से हम सब भारतीयों को गर्व है इन पर, कल्पना चावला पर। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? अभी इनका नाम न्यूज़ में इसलिए आया है कि एक अमेरिकन कॉमर्शियल कार्गो एयर स्पेस क्राफ्ट है जो कि मालवाहक अंतरिक्ष यान है, यानी जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है हमारा, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया है, वहां पर कुछ जो माल की सप्लाई होती है वो ये यान करने वाला है और उस यान का नाम जो है कल्पना चावला के नाम पर रख दिया गया है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गई हैं, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ये जो अमेरिका की एक कंपनी है उसका नाम है नॉर्थमैन ग्रुप, ठीक है, नॉर्थमैन ग्रुप उस कंपनी का नाम है। तो यही कंपनी एक मालवाहक जहाज लेके जा रही है, तो इसी जहाज का नाम एसएस कल्पना चावला रख दिया गया है, इसलिए कल्पना चावला भी न्यूज़ में आ गई हैं, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वो कल्पना चावला है, इनके नाम पर एक अंतरिक्ष यान का भी नाम रखा गया है जो कि नॉर्थमैन ग्रुप अमेरिकन कंपनी है उसका यान है, वो लेके जाएगा। क्या नाम रखा गया है? तो एस एस कल्पना चावला उस यान का नाम रखा गया है। और अगर पूछेगा भारत से पहले अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री कौन थे, तो उनका नाम मैंने आपको बताया, राकेश शर्मा उनका नाम था, ये भी आपको यहां से ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ईपीएफ अकाउंट के बारे में है। देखिए ईपीएफ अकाउंट यानी जो अपना इंश्योरेंस अमाउंट होता है ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स का, उसको अभी बढ़ा दिया गया है। जितने भी हमारे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग ईपीएफओ द्वारा इस इंश्योरेंस स्कीम का लाभ उठाते हैं, तो उनको इसका फायदा होगा। पहले क्या था, जितने भी एम्प्लॉइज ऐसे थे जो ईपीएफओ के अंतर्गत इंश्योरेंस स्कीम लेते थे और अगर सर्विंग पीरियड में यानी कार्यरत रहते हुए उनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी फैमिली को 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस राशि मिल जाती थी। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है, इस 6 लाख की राशि को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। यानी अब अगर ऐसा कोई भी कर्मचारी होगा जो ईपीएफ के तहत इंश्योरेंस होल्डर होगा, अगर उसकी सेवा में रहते हुए डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो उसकी फैमिली को 7 लाख रुपए का एक अमाउंट मिल जाएगा, इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाएगा। ऐसी स्कीम है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि राशि को कितना बढ़ाया गया है, 6 लाख से उसको 7 लाख कर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो हमारी बीमा लिंक्ड प्लान है 1976 में ये आया था, उसमें संशोधन के लिए अभी जो हमारा केंद्रीय बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, उसने मंजूरी दे दी है और 6 से 7 लाख रुपए उसकी सीमा बढ़ाकर कर दी है।
अगर आप एक आंकड़ा देखें तो जो हमारा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें करीब करीब 6 करोड़ से अधिक जो शेयर होल्डर हैं वो हैं इस समय, यानी जो 6 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जिनका खाता इसमें है, जिनके पास यहाँ की अंशधारक हैं, तो उन सभी को इसका फायदा मिलने वाला है। अगर उन सभी की किसी भी कारण से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है अपने सेवा के दौरान तो उनकी फैमिली को अब 7 लाख रुपए मिलेंगे, पहले 6 लाख मिलते थे। ईपीएफ को नाम आया है तो जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में, 3-4 पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमारा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हमारा केंद्रीय बोर्ड है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, उसके सहायता के लिए एक संगठन है, उसकी सहायता के लिए बना है, वही ये सारे काम करता है। क्या काम रहते हैं इसके? तो इसके काम वही रहते हैं कि जितने भी हमारे ईपीएफ हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, उनको कुछ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कराना या कुछ निवेश की स्कीम प्रोवाइड कराना, ये इसका पूरा काम रहता है और यही पूरे काम आगे भी करता है। अगर हम बात करें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के द्वारा, जो कि हमारा जो भारत सरकार है उसका जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, जो लेबर मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत काम करता है, उसके अंतर्गत ये आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी ईपीएफओ में एक सुधार भी किया गया था, मैं आपको बताऊं कि 2014 में 1 अक्टूबर 2014 में जितने भी यहाँ पे अंशधारक थे जो पीपीएफ अकाउंट के अंशधारक थे, उन सभी को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन नंबर अलॉट किया गया था। जैसे आधार कार्ड होता है, जैसे और भी चीजें होती हैं, तो उन्हीं के साथ साथ ये अलॉट किया गया था जो यूएएन नंबर था, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर था। आपको ध्यान रखना है, देखिए यूएएन की फुल फॉर्म पूछी जाती है अपने एग्जाम में कि यूएएन की फुल फॉर्म क्या है, तो वो ध्यान रखनी है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको यहां से ध्यान में रख लेनी है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगली न्यूज की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ पुस्तकों और पुरस्कारों की बात करते हैं। तो देखिए एक नोबेल प्राइज इस समय इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहा है, अभी आपको मालूम होगा अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके नाम का प्रस्ताव किया गया है अभी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, इसीलिए ये नोबेल प्राइज चर्चा में आ गए हैं। हम इनके बारे में कुछ फैक्ट्स आज पढ़ते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें तो एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के, उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में 1901 में इन प्रोग्राम को यानी इन प्राइज को शुरू किया गया था। 1901 के बाद से लगातार जो है वो 6 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जो कि शांति है, साहित्य है, भौतिकी है, रसायन है, या चिकित्सा विज्ञान है, या अर्थशास्त्र है, उसमें ये पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी इन क्षेत्रों में जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं, उनको चुनकर उनको ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। अगर पुरस्कार राशि की बात करें तो करीब करीब $10 लाख मिलते हैं, जो भी नोबेल प्राइज जीतता है, जो भी नोबेल प्राइज को प्राप्त करता है, उसको $10 लाख की राशि प्राप्त हो जाती है। ये आपको यहां से कुछ बातें ध्यान रखनी है। नोबेल प्राइज के बारे में बात करें तो कुछ बातें भारत के बारे में इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान कर लीजिए। नोबेल प्राइज पाने वाले जो पहले जो भारतीय थे उनका नाम था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, हम सभी जानते हैं। तो गीतांजलि पुस्तक के लिए, इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि, देखिए गीतांजलि, ठीक है। इस गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें जो है 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके बाद जो हमारे सर सीवी रमन जी हैं, उनको भौतिकी का नोबेल मिला था, जो कि 1930 में मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिजिक्स में नोबेल प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे, सीवी रमन जी। देखिए 1968 में फिर बात करें तो 1968 में श्री हरगोविंद खुराना जी थे, जिन्होंने डीएनए कोड हमको यानी जेनेटिक कोड जो है वो प्रोवाइड कराया था, उसके लिए इनको मिला था चिकित्सा का नोबेल यानी नोबेल ऑफ मेडिसिन इनको मिला था। ये आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट जो है वो ध्यान रखने हैं नोबेल के बारे में, भारतीयों ने जो नोबेल प्राइज जीते हैं उनके लिए। आगे बात करें तो मदर टेरेसा भारतीय थी, इनको भी 1979 में शांति का नोबेल प्राप्त हो गया था। तो भारत से पहली महिला जिनको नोबेल मिला था वो मदर टेरेसा ही थी, जिनको शांति का नोबेल मिला था। 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, भारत से पहला शांति का नोबेल किसे मिला, या भारत से पहली कौन सी महिला थी जिनको नोबेल प्राइज मिला, दोनों का आंसर मदर टेरेसा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे बढ़ते हैं तो 1983 में भारत में एस चंद्रशेखर जी थे, जिनको फिर से भौतिकी के लिए नोबेल मिला था, ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। 2 नोबेल हो गए, पहला भौतिकी का नोबेल मिला सीवी रमन जी को और दूसरा फिर मिला एस चंद्रशेखर जी को। इसके बाद बात करें तो 1998 की बात करें तो अमर्त्य सेन हमारे देश के इकोनॉमिस्ट हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उनको इकोनॉमी का नोबेल मिला था 1998 में उनको मिला था इकोनॉमी का नोबेल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर 2001 की बात करें, 2001 में वीएस नायपॉल को नोबेल पुरस्कार मिला भारत से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है, कई बार एक क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं और आते हैं।
2009 की बात कर लें, 2009 में वेंकटरमन रामकृष्ण को फिर केमिस्ट्री के लिए यानी जो रसायन विज्ञान है उसके लिए नोबेल प्राइज मिल गया था। और इसके बाद अगर हाल फिलहाल की बात करें तो 2014 की बात करें तो 2014 में हमारे जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, कैलाश सत्यार्थी, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला था, शांति के नोबेल के लिए चुने गए थे। इनके साथ एक और थी मलाला यूसुफजई, ये काफी नाम आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, मलाला मलाला यूसुफजई इनका नाम था। पाकिस्तान की एक लड़की थी जिनको आतंकवादियों ने स्कूल जाते समय गोलियां मार दी थी, उसके बाद ये बच गई थी और उसके बाद पुनः ये स्कूल जाना इन्होंने शुरू कर दिया था, बिना डरे इन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। तो 2014 में इन दोनों को शांति का नोबेल प्राप्त हुआ था, कैलाश सत्यार्थी जी को और मलाला यूसुफजई जी को। ये आपको यहां से ध्यान में रखने हैं कुछ पॉइंट नोबेल प्राइज के बारे में जो हमारे देश से संबंधित हैं। आगे बात कर लेते हैं खेल समाचारों की। तो खेल समाचारों में अभी यूएस ओपन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, जो इस समय न्यूज में चल रहा है, इसकी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए अभी सेमीफाइनल हुए हैं, तो पहले सेमीफाइनल्स का जो हुआ उसमें जापान की नाओमी जो ओसाका थी, उन्होंने अमेरिका की जेफन ब्रेडी को हरा दिया है और वो फाइनल में पहुंच गई हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरा फाइनल था उसमें जो विक्टोरिया अजारेंका हैं, उन्होंने सेरेना विलियम्स को हरा दिया है और फाइनल में प्रवेश किया है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है यहाँ से, इसलिए न्यूज में आ गई हैं। 2 बार की जो ग्रैंड स्लैम है अजारेंका, वो 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स को हराया है इन्होंने, तो बहुत बड़ा उलटफेर किया है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता है अजारेंका और 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता है सेरेना विलियम्स, उनको हराकर फाइनल में एंट्री मारी है, तो काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। देखिए 4 खिलाड़ियों का नाम आया है, तो यहां से जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो इन्हीं 4 खिलाड़ियों के देश नाम याद करने की जरूरत है, क्योंकि यही अपने एग्जाम में आता है कि कौन सा खिलाड़ी किस गेम से है या किस देश से है, तो वो आपको ध्यान कर लीजिए। सेरेना विलियम्स तो हमको पता है अमेरिका की हैं, नाओमी ओसाका नाम से क्लियर है जापान की हैं, जेनिफर ब्रैडी का नाम याद कर लीजिए, ये अमेरिका से हैं, और अजारेंका जो बेलारूस हैं, ये अजारेंका बेलारूस से हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान कर लेना है, 4 खिलाड़ियों के नाम यही हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, जो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख लेने हैं। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस की बात कर लेते हैं, सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिनों की बात कर लेते हैं जिन्हें हमें याद करना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 16 सितंबर की बात कर लीजिए, ये विश्व ओजोन दिवस है, वर्ल्ड ओजोन दिवस है, साथ में इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन भी है। देखिए इस समय ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट को हम लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, लगातार परेशान है एनवायरनमेंट हमसे, लगातार उसको बचाने के लिए हम सबमिट करते रहते हैं। तो इस तरह के दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार इनको याद कर लीजिए। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, ये आपको यहां से ध्यान कर लेना है। नेक्स्ट 21 सितंबर की बात करें तो अल्जाइमर अल्जाइमर डे है, अल्जाइमर डे है ये। और दूसरा डे फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा और शांति के लिए यूएन का दिन भी है, इसको भी आप ध्यान कर लीजिए। देखिए ये दिन जितने भी होते हैं इन सबको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। 23 नंबर की बात कर लें तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस है, यानी सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। जो भी भाषाएं हम लोग संकेत के लिए प्रयोग करते हैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता यानी उनके प्रति अवेयरनेस करने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं 23 नंबर को, सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 नंबर की बात कर लें, वर्ल्ड टूरिज्म डे और वर्ल्ड मैरीटाइम डे, यानी विश्व समुद्री दिवस और विश्व पर्यटन दिवस है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय दोनों ही लोग ये परेशान है कोविड के कारण, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज में आ गए हैं। टूरिज्म तो एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल तबाह हो गया है कोविड के कारण, तो काफी इंपॉर्टेंट ये दिन न्यूज में आ सकता है, एग्जाम में पूछा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। 29 ऑफ सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस होता है। और 30 सितंबर की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में इसको मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ऐसे कुछ दिवस आपको सितंबर के महीने के याद रखने हैं। नेक्स्ट कुछ दिवस हम लेके फिर से आएंगे आपके पास, तो इतना भी याद कीजिए, इन दिनों को याद आपको करना है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स के बारे में ध्यान कर लीजिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इज द चिल्का लेक विच इज लोकेटेड इन ओडिशा। ओडिशा में एक चिल्का झील नाम की झील है, जो सबसे बड़ा चिल्का है, सबसे बड़ा झील है इंडिया का, ये आपको ध्यान रखना है। खारे पानी की लेगून झील है। देखिए लेगून का अर्थ अगर मैं आपको समझाऊं तो लेगून होता है डेल्टा के पास बने हुए, ऐसे समुद्र तट पर जो बनी हुई झील होती हैं इनको हम लोग लेगून झील बोल देते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा लेगून जो है वो चिल्का झील ही है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नौसेना का एक ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे बना हुआ है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरा अगर बात करें तो पुलिकट लेक है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है।
पहले नंबर पर जो है वो चिल्का है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो वो पुलिकट झील हो जाती है। पुलिकट झील का जो 84% भाग है वो आंध्र प्रदेश में है, और 16% जो भाग है वो तमिलनाडु पड़ता है। तो जनरली हम बोल देते हैं कि पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ऐसा करके हम इसको बोल देते हैं। जो हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहां पर हमारा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वो द्वीप जो है इसे बंगाल की खाड़ी से अलग कर देता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है पुलिकट के बारे में। पुलिकट दूसरी बड़ी लैगून है और चिल्का पहली बड़ी लैगून भारत में है। कश्मीर में एक झील है, उसका नाम है वुलर झील। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वुलर झील, ये कश्मीर में लोकेटेड है और मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। आपको ध्यान में रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुलबुल नाम की परियोजना जो है वो यहाँ पर इस झील पर है। तुलबुल परियोजना उसे कहते हैं, तुलबुल परियोजना प्रोजेक्ट इस झील पर बना हुआ है। आपको स्टेट जरूर याद रखना है कि कौन सी झील किस स्टेट में है। अगर भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये भारत की जो है आर्टिफिशियल रूप से बनी हुई झील है, जो रिहंद रिवर पर है, यानी रिहंद बांध जो बना हुआ है रिहंद नदी पर, वहां पर बनाई गई है गोविंद बल्लभ पंत झील। ये आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। एग्जाम में ऐसे नाम से पूछ लेता है कृत्रिम झील बड़ी कौन सी है, या कौन सा बड़ा लेगून है, या किस स्टेट में है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। आगे बात कर लें तो चोलामू झील की बात कर लीजिए। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है, और सबसे ऊंचाई पर जो स्थित झील है इंडिया में वो चोलामू झील ही है। सिचुएटेड एट हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, यानी हाईएस्ट प्लेस पर ये यहाँ पर स्थित है। जो हमारी तीस्ता नदी है उसका भी उद्गम जो स्थल है वो ये झील है, यहीं से वो झील निकलती है, यहीं से वो नदी निकलती है, इसका नाम है तीस्ता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोनार झील की बात कर लीजिए। लोनार झील अपने महाराष्ट्र में है, जो कि एक ज्वालामुखी यानी वॉल्केनिक इरप्शन से बनी हुई झील है। देखिए लोनार के बारे में दो चीजें हैं, इसको ज्वालामुखी उद्गार से भी बोला जाता है, और ये एस्टेरॉइड से बनी हुई झील भी है। यानी जो एस्टेरॉइड होते हैं हमारे, मेटेरॉइड जो होते हैं, जो हमारे उल्का पिंड से जो झील बनती है, तो वो भी लोनार झील है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन आ गया है कि ज्वालामुखी विस्फोट से बनी हुई झील कौन सी है, तो भी लोनार है, और उल्का पिंडों के प्रभाव से कौन सी बनी हुई है, तो भी उसका आंसर लोनार झील है। महाराष्ट्र में ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात कर लीजिए उकाई लेक के बारे में। बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो गुजरात में ताप्ती नदी पर उकाई झील है, जो एक कृत्रिम झील के रूप में कार्य करती है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी है अपनी बात। मणिपुर की झील के बारे में बात कर लीजिए। मणिपुर में लोकटक झील है। देखिए पुलिकट थी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और मणिपुर में कौन सी है, लोकटक झील है। ये आप ध्यान कर लीजिए। भारत की मीठे पानी की झील है। देखिए नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है, लेकिन भारत की दूसरे नंबर की झील है, क्योंकि पहले नंबर पर वुलर झील आ गई है सबसे बड़ी, उसके बाद ये लोकटक झील आ जाती है मीठे पानी के रूप में। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कुछ फैक्ट्स आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने हैं। आगे बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। आज जो हमने पढ़ा है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए रोज ही आप सभी आंसर दे रहे हैं, लगातार आंसर दे रहे हैं। कई लोग को मैं देखता हूं लगातार वो आंसर देने में आगे रहते हैं, चाहे वो राजकुमार जी हों, चाहे वो विकास जी हों, चाहे वो शिवानी जी हों, ये सभी लोग आंसर देने में आगे रहते हैं। तो आप भी आज आंसर दीजिए, देखता हूं मैं कौन कितने आंसर दे पाता है। देखिए आपको आज की क्लास से कितने पॉइंट याद हुए हैं, रिवाइज कीजिए इन पॉइंट को। देखिए डेली याद करेंगे तभी आप इसको याद कर पाएंगे। अगर डेली आप याद नहीं करेंगे तो इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप दीजिए, जैसे कल संजय नेगी जी थे, उन्होंने भी आंसर काफी सारे दिए थे। जो स्नेहा जी थी उन्होंने आंसर दिए थे। इसके अलावा जो अनिकेत जी थे उन्होंने भी काफी सारे आंसर मैंने देखे थे दिए थे। सोनिका जी ने कई सारे आंसर दिए थे। इसके अलावा हमारे जो श्रवण कुमार जी थे वो तो लगातार आंसर देते ही रहते हैं, उनके बारे में भी यहाँ बताना चाहूंगा मैं आपको। और भी कई लोग हैं, और भी जो ज्ञान रंजन जी हैं इन्होंने भी कई आंसर दिए थे, कल मेरा ध्यान है मैंने देखे थे कई सारे। प्राची सिंह जी ने कई आंसर दिए थे, जगन पारीदाला जी ने कई आंसर दिए थे। तो ऐसे ही आप भी बने रहिए इन क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, द पोस्टल डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम कॉल्ड 5 स्टार विलेजेस फ्रॉम विच स्टेट। किस स्टेट से इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है, ये आप ध्यान करके बताइए, और इसके बारे में पूरी बात करिए कि कौन से स्टेट से इन्होंने शुरू की है 5 स्टार विलेज स्टेट। हमने पढ़ा था इसको, ध्यान करिए। आगे बढ़ जाते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो इन विच स्टेट इज द हुबली रेलवे स्टेशन लोकेटेड। किस स्टेट में हुबली रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम अभी चेंज कर दिया था, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी के नाम पर रख दिया था। ये आप बताइए ध्यान करके किस स्टेट में है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, एयर चीफ मार्शल कौन है इस समय। तो नाम हमने पढ़ा था, कौन से हैं ध्यान करके बताइए। विनोद मेहता जी हैं, राजीव कपूर जी हैं, संजीव बत्रा जी हैं, या फिर RKS भदौरिया जी हैं। इनके नाम आप बताइए कौन से हैं जो इस समय एयरफोर्स के चीफ हैं, यानी एयर चीफ मार्शल हैं।
नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? किसको अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पहले अर्जुन चरण देव जी थे, उनकी जगह पर किसी को रखा गया है। तो किसको रखा गया है अभी हमने पढ़ा था, याद करके कमेंट में इसका आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। देखते हैं कौन जल्दी आंसर दे पाता है और कौन कितना एक्टिवली इस क्लास को अटेंड कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज? किसने पहला भारतीय था, वो कौन पहले जिसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था? तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी दीजिए। कौन इसमें से पहले थे जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सीवी रमन जी थे, अमर्त्य सेन जी थे, या फिर हरगोविंद खुराना जी थे? सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था, बताइए ध्यान करके, कमेंट करिए इसका आंसर फटाफट से। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाओमी ओसाका का नाम हमने सुना, टेनिस प्लेयर हैं, वो किस कंट्री की हैं पूछा गया है। नाओमी ओसाका इज अ टेनिस प्लेयर ऑफ विच कंट्री? किस देश की खिलाड़ी हैं? अभी हमने पढ़ा यूएस ओपन में इनका नाम, 4 खिलाड़ियों का नाम पढ़ा था, उसी में एक थी नाओमी ओसाका। तो जल्दी से बता दीजिए किस देश की खिलाड़ी हैं ये? जापान की हैं, अमेरिका की हैं, रूस की हैं, या फ्रांस की हैं? आगे बढ़ जाते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? देखिए मैंने पहले कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया है, ध्यान करके कमेंट कीजिए इसका कब आंसर मनाया जाता है, कब ओजोन दिवस को मनाते हैं, कमेंट कीजिए इसके आंसर को, बताइए मुझे। आगे बढ़ जाते हैं। इन विच स्टेट इज द चिल्का लेक लोकेटेड? किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तुरंत मुझे कमेंट करके बताइए। अभी हमने पढ़ा था भारत का सबसे बड़ा लेगून जो है वो चिल्का झील है, और दूसरा जो बड़ा लेगून था उसका नाम भी पढ़ा था, उसका भी कमेंट करके नाम बताइएगा। दूसरा बड़ा लेगून कौन सा हमने अभी पढ़ा था वो मुझे बताइए। फिलहाल इसका आंसर दीजिए। इन विच स्टेट इज द चिल्का लेक लोकेटेड? किस स्टेट में चिल्का लेक है? तो उसका आंसर जल्दी से बताइए मुझे सोचकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड? किस वर्ष शुरू हुई थी जमा लिंक्ड बीमा योजना? हमने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, और हमने देखा था वहां पे किस वर्ष ये शुरू की गई थी। तो जल्दी से मुझे ध्यान करके बता दीजिए कि किस वर्ष ये योजना शुरू की गई थी, कमेंट कीजिए फटाफट से, और देखते हैं कौन कितना एक्टिवली इस क्लास को अटेंड कर रहा है, कौन कितनी जल्दी आंसर दे पाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री इज द राफेल एयरक्राफ्ट टेकन? किस देश से राफेल लिया गया है? तो मैंने बताया था आपको, कंपनी थी इसकी दसॉल्ट, और किस देश से लिया गया था ये देख के मुझे बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट कीजिए फटाफट से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और कुछ पॉइंट थे आज के करंट अफेयर से। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।